तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर रोकेंगे G20 देश। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। जलवायु संकट को लेकर गहराती चिंता के बीच दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 ने इस सदी के माध्यम तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर तक लाने यानी कार्बन तटस्थता हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। G20 के नेताओं ने सदी के माध्यम तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए सार्थक और प्रभावी कार्रवाई करने का संकल्प भी लिया है। इटली की राजधानी में 2 दिनों तक चले G20 शिखर सम्मेलन में आखिरी दिन रविवार को जो अंतिम बयान जारी किया गया है, उसे ब्रिटेन के ग्लासगो में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। वहीं G20 के शिखर सम्मेलन के आखिरी सत्र में ग्लासगो वार्मिंग पर चर्चा हुई। नेताओं के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि दूसरे देशों को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए इस साल के बाद वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी, लेकिन घरेलू स्तर पर कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने की कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। चीन और भारत के लिए यह झटका है, क्योंकि इन दोनों देशों में ज़्यादातर बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र ईंधन के रूप में कोयले का ही इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन के लिए भी एक तरह से यह झटका है, क्योंकि वह ग्लासगो सम्मेलन से पहले इस संबंध में ठोस संकल्प चाहता था। मेजबान देश इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने नेताओं से अनुरोध किया था कि ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्य तय करने होंगे। उन्होंने कहा था कि कोयला पर निर्भर काम करने और अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। नौसेना को मिला ब्रह्मोस और बराक मिसाइलों से लैस युद्धपोत। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। नौसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए युद्धपोत बनाने की परियोजना P-15B का पहला विध्वंसक युद्धपोत Y-12704 भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसे सुपरसोनिक ब्रह्मोस और बराक समेत सभी प्रमुख मिसाइलों और हथियारों से लैस किया गया है। इसके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की सामरिक और रणनीतिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। विशाखापट्टनम भारत में निर्मित सबसे लंबा विध्वंसक युद्धपोत है, जो गहरे समुद्र में दुश्मन का संपूर्ण सफाया करने में सक्षम है। विशाखापट्टनम पूर्ण रूप से दुश्मन की पनडुब्बियों, युद्धपोत, एंटी सबमरीन मिसाइलों और युद्ध विमानों का मुकाबला बिना किसी सहायता युद्धपोत के करने में सक्षम है। यह पहले की विध्वंसक युद्धपोतों की अपेक्षा अधिक बहुमुखी है। इसका निर्माण स्वदेशी स्टील DMR-249A से किया गया है। इसकी लंबाई 164 मीटर है और भार क्षमता 7,500 टन है। इसका प्लेटफॉर्म समुद्री युद्ध से पूरे स्पेक्ट्रम से सुसज्जित है, जिसमें सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम बराक 8 मिसाइल शामिल है। इसमें समुद्र के नीचे युद्ध करने में सक्षम डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बी, रोधी हथियार और सेसेस लगाए गए हैं। साथ ही इसमें हल माउंटेड सोनार, हार्मस NG, हैवी वेट टॉरपीडो, ट्यूब लॉन्चर्स, रॉकेट लॉन्चर्स आदि भी शामिल हैं। नौसेना को शुक्रवार को सौंपे गए इस युद्धपोत में 312 नौसेना कर्मियों के रहने की व्यवस्था है और इसकी अधिकतम गति 30 समुद्री मील प्रति घंटा है। यह एक बार में 42 दिनों तक समुद्र में रहने में सक्षम है। इसे नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है और निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। नौसेना युद्धपोत निर्माण परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इस्फाल और सूरत के नाम पर 4 युद्धपोत का निर्माण किया जा रहा है। विशाखापट्टनम श्रेणी के युद्धपोत के निर्माण की शुरुआत अक्टूबर 2013 में हुई थी। वहीं अप्रैल में
2015 में इसे लॉन्च किया गया और अब इसे नौसेना के हवाले कर दिया गया है। P-15B के दूसरे युद्धपोत मोरगुमाओ का जलावतरण सितंबर 2016 को किया गया था और हर्बल टेक्सल के बाद अब इसके समुद्री परीक्षण की शुरुआत होगी। राजस्थान में जज पर किशोर का यौन उत्पीड़न करने का आरोप। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। राजस्थान के भरतपुर जिले में भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र गुलेरिया व उनके 2 कर्मी अंशुल सोनी व राहुल कटारा के खिलाफ एक किशोर के यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज हुआ है। किशोर की मां ने रविवार को मथुरा गेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि जज डरा धमकाकर किशोर के साथ 1.5 माह से कुकर्म कर रहे थे। देर रात हुई कोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने जज को निर्मलित कर दिया। मथुरा गेट थाने के प्रभारी रामनाथ गुर्जर ने बताया कि जज व अन्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। महिला का आरोप है कि उसका बेटा भरतपुर शहर के कंपनी बाग स्थित डिस्ट्रिक्ट क्लब में टेनिस खेलने जाता था। जितेंद्र गुलेरिया भी वहां आते थे। जान पहचान के बाद वह बेटे को अपने घर लेकर जाने लगे। बाद में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ कुकर्म किया। दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। मच्छर जनित बीमारी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। ऊपर के कई जिलों में कहर ढाने के बाद इस बीमारी ने कई अन्य राज्यों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं दिल्ली सरकार ने तो चिकनगुनिया और मलेरिया के साथ डेंगू को भी महामारी एक्ट के तहत अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कोरोना और टीबी के तहत ही डेंगू, चिकनगुनिया व मलेरिया के हर मरीज की जानकारी नोडल सिविक एजेंसी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे प्रभावित इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकेंगे। महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभारी को इस संबंध में सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रभारी ही सिविक एजेंसियों के बीच समन्वय काम करेंगे। सिविक एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि वह मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए कहीं पानी जमा न होने दे और साफ सफाई सुनिश्चित कराए। मच्छर रोधी प्रणाली आवश्यक करा दी गई है। यदि किसी नए मकान में मच्छर रोधी किसी नए सरकारी व निजी भवन में मच्छरों को रोकने की व्यवस्था नहीं की गई तो उसका कब्जा नहीं मिलेगा। कब्जा लेने के लिए संबंधित सिविक एजेंसी से प्रमाण पत्र लेना होगा। कई अन्य सख्त प्राविधान भी किए गए हैं। राजस्थान में 6000 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। सार्वजनिक 1900 मरीज जयपुर जिले में मिले हैं। 29 अक्टूबर को एक दिन में 593 डेंगू के मरीज मिले थे। राज्य में 35 लोगों की मौत की बात सामने आई है। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग व सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। घर घर सर्वे का काम तेज किया गया है। एकजुट होकर ही आगे बढ़ेगा भारत। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्थित विदेश दौरे के बीच रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की वीडियो संदेश के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम बन रहा है। साथ ही उन्होंने नागरिकों के बीच एकता का आह्वान करते हुए कहा कि एकजुट होकर भारत ही आगे बढ़ सकता है और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। सरदार पटेल की 146वें जयंती पर मोदी ने कहा कि देश के पहले गृह मंत्री के आदेश की प्रेरणा से देश की क्षमताएं और संकल्प आज हर क्षेत्र में अभूतपूर्व है। फिर यह चाहे धरती हो, पानी हो, आकाश हो या फिर अंतरिक्ष। अपने हितों की रक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भर के नए मिशन पर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें ध्यान रखना होगा कि एक नाव में बैठे हर व्यक्ति को उसकी चिंता करनी होती है। हम भी तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एकजुट हों। देश तभी अपने लक्ष्य को
हासिल करने में सक्षम हो सकेगा। मोदी ने पटेल को उद्धृत करते हुए कहा, साझा प्रयासों से हमें देश को नई महानता तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता की कमी से नई आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। पीएम गति शक्ति मिशन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सरकार के साथ साथ लोगों की गति शक्ति का भी उपयोग किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबका प्रयास की शक्ति को दोहराया, जहां हर नागरिक के सामूहिक प्रयासों से नए कोरोना अस्पतालों का निर्माण, आवश्यक दवाओं की उत्पत्ति और टीकाओं की 100 करोड़ खुराक देने में संभव हो पाया है। मोदी ने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित किया और इसी की बदौलत उनका स्थान सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज़ादी के इस अमृत काल को सरदार पटेल के सपनों के भारत निर्माण का काल बताते हुए कहा कि यह समय विकास की गति का है, अद्भुत सिद्धि को हासिल करने का है। यहाँ आज़ादी का अमृत काल अभूतपूर्व विकास, कठिन लक्ष्यों को प्राप्त करने और सरदार साहब के सपनों के भारत के निर्माण का है। दिल्ली के ज़्यादातर विद्यालयों में शर्तों के साथ कक्षाएं आज से। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण 19 महीने तक बंद रहे ज़्यादातर स्कूलों की सभी कक्षाएं एक बार फिर सोमवार से खुल रही हैं, जबकि कुछ स्कूलों ने त्योहारों के बाद कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि 1 नवंबर से स्कूलों की सभी कक्षाएं खुलेंगी, लेकिन पठन पाठन ऑनलाइन व स्कूल दोनों में जारी रहेगा। DDMRA ने यह भी कहा था कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से अधिक उपस्थित ना हो और किसी भी छात्र को प्रत्यक्ष कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर ना किया जाए। ज़्यादातर स्कूल अभिभावकों को सहमति फॉर्म भेजने की प्रक्रिया में से और उनमें से कई निजी स्कूल दिवाली के बाद अपनी कार्य योजना तय करेंगे। उत्तराखंड खाई में गिरा वाहन, 13 लोगों की मौत। इस खबर को जनसत्ता ने प्रमुखता से लेते हुए छापा है। उत्तराखंड के देहरादून जिले के चक्राता क्षेत्र में बुल्हाड़ बयाल मार्ग पर रविवार को एक वाहन की गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि त्रिवेणी से विकास नगर आते समय उक्त वाहन बयाल गांव के करीब अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय वाहन में 15 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिवेदन बल की टीम ने मृतकों के शवों को खाई से निकालकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि घायलों का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के कारण का पता किया जा रहा है।